अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जो है वो इस वक्त मॉक टू का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसको हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो पेपर है ये मॉक टू का है, कंप्यूटर्स क्लास 9 का पेपर है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या दिए हैं और किस तरीके से। तो आइडेंटिफाई करना है आपने, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, नेम द सेंसर्स लिखने हैं, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुए। कंट्रोलिंग द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो सेंट्रल हीटिंग का मतलब क्या हो गया, हीट से रिलेटेड है, तो इसको हीटिंग या थर्मल सेंसर लिखेंगे। हीटिंग, टेम्परेचर भी लिखा जा सकता है, और थर्मल, थर्मल सेंसर। तो ये सारे ही ठीक होंगे। मॉनिटरिंग पॉल्यूशन। जब रिवर में पॉल्यूशन मेजर की जाती है तो उसकी जो मेजरमेंट होती है पॉल्यूशन की, वो मेजरमेंट की जाती है थ्रू एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इस वजह से जो स्केल हम मेजर करते हैं, जो स्केल हम लिखते हैं, वो पीएच स्केल होता है। तो यहाँ पे जो सेंसर यूज किया जाएगा वो पीएच सेंसर होगा। मसलन अगर पॉल्यूशन एडअप हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल पीएच 7 होगी उससे वेरिएट या तो बढ़ जाएगा या कम, एसिडिक या बेसिक हो जाएगा। तो इस सेंसर से हम ऑब्जर्व करेंगे। काउंटिंग द नंबर ऑफ आंसर, ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे भी एम्बिगियस है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ उसके लिए बेहतर यह है कि हम काउंटिंग सेंसर जो है वो हम इसके लिए यूज करेंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये मैं फिर कंफर्म करके आपको इसके अंदर मैं आपको बताऊँ। अगला देखें, व्हाट इज द कैशे मेमोरी। आपको नेक्स्ट पूछ रहे हैं कैशे मेमोरी क्या है। व्हाई इज द कैशे, कैशे मेमोरी क्यों इस्तेमाल होती है यूज्ड इन कंप्यूटर, इवन दो रैम इज ऑलरेडी, रैम प्रेजेंट होती है कंप्यूटर के अंदर। आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर की अगर ब्लॉक डायग्राम आप देखें तो ब्लॉक डायग्राम में ये माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है रैम। डाटा आपके पास पड़ा होता है हार्ड डिस्क के पास, यहां से फेच होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के इसको कहाँ लेके जाता है, रैम में। रैम से उठ के जाता है ये माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को रिस्टोर कर देता है कहाँ पर, रैम के। फिर जब रैम में रिजल्ट आ जाता है तो वो रैम का रिजल्ट जो होता है या तो वो हार्ड डिस्क के पास सेव होने के लिए भेज दिया जाता है, और या फिर ये मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, डिस्प्ले कर देते हैं। ये पूरा मेजर मेन प्रोसेस है। आप यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और रैम के दरमियान में इस मुकाम पे, इस जगह पे आपके पास क्या होता है, कैशे होती है। ये जो कैशे आपके पास इस पोजीशन पे, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दी जा रही है, कैशे की खासियत, खसूसियत ये होती है कि कैशे जो है ना, ये फास्टेस्ट मेमोरी है, यानी कि फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर फास्टेस्ट होते हैं, लेकिन कैशे की स्पीड बहुत तेज होती है, फास्ट होती है। अब बताइए, अगर रैम जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे विद माइक्रो प्रोसेसर तो रैम स्लो होती है, तो कम्युनिकेशन बहुत हल्की होगी। कैशे रिलेटिवली माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से क्या कर रही होती है, मैच कर रही होती है। तो जब ये मैच करेगी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दो बंदे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो बहुत स्लो बोलता है और एक बहुत फास्ट बोलता है, तो बताइए इनके दरमियान में गुफ्तगू तेज नहीं हो सकेगी, अच्छी नहीं। या तो फास्ट वाले को मैं स्लो कर दूं और या फिर स्लो वाले को फास्ट कर दूं। अब यहाँ पे रैम जो है कि स्लो है, माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है, तो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। तो हम कैशे कदरे, रैम के कैशे मेमोरी की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, फास्टर होती है, कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल होती है किसके रिलेटिवली, स्पीड ऑफ माइक्रो। तो जब दोनों की स्पीड मैच करती है, यानी कि कैशे की स्पीड जो होती है माइक्रो प्रोसेसर से मैच कर जाती है, इस वजह से माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैशे से कम्युनिकेट कर पाता है फास्ट स्पीड होने की वजह से। तो बताइए, इवन दो द रैम इज ऑलरेडी, बट आप क्या लिखेंगे, रैम स्पीड इज रियली स्लो फॉर माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके लिए स्पीड क्या है, इसकी स्लो है। बट माइक्रो प्रोसेसर, microprocessor can communicate
विद कैशे मोर इफेक्टिवली, यानी कि कैशे से वो आसानी से क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। अब जरा अगर आप इधर देखें, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स जो हैं वो पहले से लिख के रख लिए थे ताकि आपके ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये समझ में आएगा, कैशे मेमोरी इज स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी है, स्पेशल टाइप, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। इट इज यूज टू स्पीड अप द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो लोगों में जब बातचीत हो रही हो ना, दो बंदों में, तो इनके दरमियान में टाइम को मैनेज किया जाए, यानी कि दोनों की स्पीड इक्वेट की जाए। तो सिंक्रोनाइजेशन करता है किसके साथ, हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज कर पाती है। रैम जो होगी वो सिंक्रोनाइज नहीं कर सकेगी, तो इस वजह से हम जो होता है इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन, अब ये डिफरेंशिएट के लिए CLI जो होता है ये इंटरफेस है। और कैसा इंटरफेस है, इंटरफेस है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, कमांड लाइन है ये। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। इसका मतलब क्या है कि इनपुट आपको कहाँ जाता है, थ्रू कीबोर्ड्स आप इनपुट देते हैं, थ्रू टाइपिंग विद कीबोर्ड के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, इनपुट दे रहे हो। डिफिकल्ट होता है टू ऑपरेट, डिफिकल्ट टू मेमोराइज कमांड्स, क्योंकि इसमें कमांड्स होती है। CLI कमांड लाइन है ना सी से, तो इसमें कमांड्स होती है, तो कमांड्स को याद रखना मुश्किल हो। ठीक है, जबकि ये इंटरफेस जो होता है वो ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल इंटरफेस होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें आइकन्स होती हैं, आइकन्स, या इसमें आइकन्स होती हैं और बार्स होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये ऑपरेट होता है थ्रू माउस पॉइंटिंग डिवाइस, थ्रू पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है उससे ऑपरेट हो रहा होता है। इजी है, यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। फिर इनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस डॉस के अंदर आपने देखा है, जबकि ये विंडोज जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अच्छा, लेवल 1 लेवल 2 कैशे क्या है, ये लेवल 1 का मतलब ये हो गया कि ये लेवल 1 मेमोरी है, असल में कैशे नहीं कहलाती, ये मेमोरी कहलाती। अब बताइए, मेमोरी की को स्पीड की बुनियाद पे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है, एक लेवल 3 है, एक लेवल 4 है, 4 लेवल है मेमोरी के। इसमें जो सबसे फास्ट होती है, सबसे तेज होती है, वो होती है लेवल 1। और ये सबसे तेज मेमोरी सबसे तेज एग्जीक्यूटेबल डिवाइस के अंदर होगी। तो आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट, दुनिया की फास्टेस्ट डिवाइस है ये, सबसे तेज तरीन डिवाइस है। इसका मतलब क्या है कि लेवल 1 कैशे इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी होती है, जिस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं, जो इनसाइड द मेमोरी, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो लेवल 1 जो होते हैं वो असल में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। कहाँ लाया करते हैं, इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर। और ये इसमें खास बात क्या होती है कि ये हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स होते हैं, यानी कि ये जो मेमोरी को एक्सेस करते हैं ना, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जबकि लेवल 2 जो होती है वो असल में क्या है, कैशे, यानी कि इट लाइज बिटवीन कैशे। लेवल 2 जो है वो असल में कैशे, ये लेवल 1 कैशे नहीं है, बल्कि ये लेवल 1 होना चाहिए था रजिस्टर्स, तो इन्होंने रजिस्टर्स लिखा नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझिए। कैशे के अंदर क्या होता है, लेवल 2 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो रजिस्टर्स आ गए, बाहर माइक्रो प्रोसेसर और रैम के दरमियान में क्या चीज होते हैं, कैशे होती है। ये माइक्रो प्रोसेसर, तो ये जो कैशे होती है ये स्लो होती है एज कंपेयर टू रजिस्टर, बाहर आ गई ना माइक्रो प्रोसेसर से, तो ये क्या करेगी, ये स्लो होगी एज कंपेयर टू लेवल 1। लेवल 1 के मुकाबले में क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो होती है वो लेवल 1 के मुकाबले में क्या होती है, चीपर होती है, ये सस्ती होगी। ठीक है ना।
इसकी स्पीड जो होगी वो लेवल 1 के मुकाबले कम, लेकिन लेवल 2, तो ये दो लेवल्स हो गए, लेवल 1 लेवल। अब अगर मैं, ये क्या हो गया, फास्टेस्ट हुई, और ये क्या हुए, ये रजिस्टर्स हुए। ये क्या हुई, ये कैशे मेमोरी हुई। लेवल 3 कहलाती है रैम और रोम, यानी कि ये वो मेमोरी होती है जो इसके मुकाबले में स्लो होती है, लेकिन ये तीनों मेमोरीज का यूजर से कोई वास्ता नहीं होता, यूजर कभी भी डाटा इनमें राइट नहीं कर सकता। रैम हो गई, रोम जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हम कहते हैं लेवल 4। लेवल 4 सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है, जिसके अंदर आपके पास हार्ड डिस्क आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई, यूएसबी पोर्ट वाली डिस्क आ गई, डिवाइसेस आ गई। ये तमाम जो होती है ये लेवल 4 कैशे होती है। ये बहुत स्लो होती है इन वर्किंग, इनकी स्पेस जो होती है वो उनके मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि नीचे की तरफ आऊं तो स्पेस जो होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नीचे की तरफ आऊं तो स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो भी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस तरीके से स्टार्ट कीजिए लेवल 1 से लेवल 4 तक तमाम। तो आपने क्या करना था, इनके डिफरेंसेस लिखने, तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा भाई, इसके बाद अगला आ रहा है डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ। अब ये 3 नहीं है, आपको लिखने 2 थे, असल में 3 थे, मैंने 2 काट के इसको 2 पे कर दिए थे। ये 2 टाइप्स है। अब बैच प्रोसेसिंग देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ बैच प्रोसेसिंग, ये ऐसे प्रोसेसिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे पहले जमाने में, जिसके अंदर हम डिफरेंट यूजर्स जो थे वो मुख्तलिफ जॉब एक बैच के फॉर्म में क्या करते थे, यानी कि क्या करते थे, एक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके अंदर ये जॉब्स जो थी ना, ये एक ऑर्डर में अरेंज कर देते थे। जब पूरी जॉब्स ऑर्डर में अरेंज हो जाती थी तो फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते थे चलो भाई अब तुम प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। अब वो पहली जॉब 1 करता था, फिर 2 करता था, फिर 3 करता था, फिर 4 करता था, और करते 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 एंड पे, यानी कि जब आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता था प्रोसेसिंग करना, तो फिर उस प्रोसेसिंग में माइक्रो प्रोसेसर को रेस्ट नहीं मिलता था, यानी कि फिर वो करता ही चला। अमूमन क्या किया जाता था, आपको याद है कि ये जो पंच कार्ड सिस्टम था, शायद गालमन आपने पढ़ा हो, तो उसके अंदर यही था कि लोग जो सेंसस किया करते थे अपने अपने इलाकों में, वो जो काम था वो पंच कार्ड के ऊपर पंच करके एक डब्बा था उस पर डाल देते थे। वो डब्बे के अंदर पंच कार्ड सुबह से लेकर शाम तक जमा हो जाते थे। फिर रात में आपका कंप्यूटर जो था वो उन पंच कार्ड को प्रोसेस करना शुरू करता था और सुबह तक करता रहता। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर ये जो बैच प्रोसेसिंग हो रही है, बैच का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में चीजों को सीक्वेंस में अरेंज कर देना। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती थी कि अगर कोई भी पंच कार्ड दरमियान में बैठ गया, दरमियान में खराब हो गया, तो फिर मसला बन। अच्छा एक मिनट बेटा वेट कीजिए। तो ये तो हो गई बैच प्रोसेसिंग। अब बैच प्रोसेसिंग के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मैं अभी बता रहा था, कि अगर कोई भी एक, अब इसने प्रोसेस करना शुरू किया, अब उस टाइम में आप बैठेंगे नहीं सिस्टम के साथ, सिस्टम खुद ही, अगर करते करते ये 100 कार्ड्स हैं और 5th कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया या हैंग कर गया, तो आप बाकी ये कार्ड्स को प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, या यहीं पे ब्लॉक ही रह जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो देखिए बैच प्रोसेसिंग, द जॉब ग्रुप, जॉब जो भी जॉब होती है ना, वो एक ग्रुप की फॉर्म में दी जाती है। देखिए बहुत सारी जॉब्स को ग्रुप किया गया, यहाँ पे दे दिया गया और फिर इसको प्रोवाइड किया गया कंप्यूटर को, देखा है, तमाम जॉब्स को बैचेस बना दिए गए और फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जा रहा है, एक साथ कंप्यूटर प्रोसेस करे, एग्जीक्यूट देम वन, एक एक करके एग्जीक्यूट कर दें। व्हेन द करंट जॉब टर्मिनेट, जब एक जॉब खत्म हो जाती है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है, कंप्यूटर खुद से लोड करेगा दूसरी जॉब को।
and start executing it. Batch processing operating system generally improve the uses of. अब इसका ये जो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपकी बैच प्रोसेसिंग में आपके पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका सिस्टम मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है, यानी कि आइडल नहीं बैठेगा, मुस्तकिल तौर पे क्या होता रहेगा, इस्तेमाल होता रहेगा। 1 मिनट रुकिए। अच्छा, तो यहां पर आपके पास ये आ गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम इंप्रूव कर देता है इसकी यूटिलाइजेशन को, सिस्टम आइडल नहीं रहेगा, मुस्तकिल चलता रहेगा। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर सुटेबल फॉर द टास्क, ऐसे टास्क के लिए जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक्सेस करने के लिए जा रहे हो उनको किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड की बिलिंग सिस्टम है, ऑल द डाटा ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इज कलेक्टेड एंड, यानी कि एक साथ कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको, जैसे रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम है कि तमाम डाटा इंसर्ट कर दिया और फिर रिजल्ट की फॉर्मेशन जो है वो एक साथ बन रही है। तो इस तरीके का बैच सिस्टम है। अच्छा, दूसरा सिस्टम जो था वो आपके पास क्या था, रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हों और वो सेंसर्स जो है वो मुस्तकिल तौर पे इनपुट ले रहा हो अपने इन्वायरमेंट से इनपुट ले। इनपुट कहां से ले, अपने इन्वायरमेंट से ले, सेंसर्स के थ्रू, और इन्वायरमेंट से इनपुट लेके वो डिसीजन मेकिंग करे कि अब करना क्या। अब देखिए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल दी गई है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और उन ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हम रियल टाइम, हमारा कंप्यूटर भी किसी हद तक रियल टाइम होता है क्योंकि आप जहां माउस रहा था, लेकिन हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्चुअल रियल टाइम सिस्टम नहीं कह सकते। अब यहाँ पे देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ये रडार सिस्टम है। अब रडार सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपने देखा कि जैसे ही एक सर्टेन रीजन के अंदर कोई जहाज दिखाई दिया तो आपका जो सेंसर था उसने उस जहाज की इंफॉर्मेशन को अटेन किया, जैसे ही उसको मिली तो उसने एक्टिवेट किया आपका मिसाइल सिस्टम, और मिसाइल सिस्टम ने उसको क्या किया, फौरी तौर पे मिसाइल जो प्रोटेक्शन के लिए मिसाइल जो थे वो लॉन्च कर दिया या फायर कर दिया। आपको याद हो कि ये सिस्टम जो होता है ये सेंसर्स की बेस के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन, तो ये बैच और रियल टाइम सिस्टम जो है उसके मुताबिक। अब ये अगला ये कह रहा है कि इफ एन एनालॉग सिग्नल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको अपने दिमाग में जहन में रखनी है, वो इसमें 2 टर्म्स यूज हो रही है, एक बॉड रेट है और एक डाटा रेट। देखें, जब किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो एक सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल असल में बॉड रेट कहलाता है। ये जो बॉड रेट होता है ये बेसिकली नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं जो 1 सेकंड में सेंड किए जाते हैं। अब बताइए, अगर एक सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ एक बिट जा रही है, डाटा की सिर्फ एक बिट एक सिग्नल कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 सेकंड में 4 सिग्नल जा रहे हैं तो 1 सेकंड में सिग्नल भी 4 होंगे, 1 सेकंड में बिट्स भी क्या होंगी, 4 होंगी। तो ऐसी सूरत में बॉड रेट और डाटा रेट आपस में, ये जो बिट्स होती है ये आपको बताती है डाटा रेट और सिग्नल्स आपको बताते हैं बॉड रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए बॉड रेट का मतलब क्या है कि बॉड आपके पास समझिए एक गाड़ी है, कार है, और जो डाटा रेट है, डाटा, वो इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठे, तो इसका मतलब क्या है, एक सिग्नल जो होगा वो 4 बिट्स जो है उनको क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब ये बताइए, एक सिग्नल में अगर 4 बिट्स हैं और एक सेकंड में अगर 4 सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 4 सिग्नल आ रहे हैं, एक सिग्नल में 4 बिट है और 4 सिग्नल्स आ रहे हैं एक सेकंड में, 4 4 16 बिट ट्रांसफर होंगी इन अ सेकंड। तो ये बिट रेट डाटा रेट हो जाएगा, बिट रेट हो जाएगा डाटा रेट, और बॉड रेट क्या कहलाएगा कि एक सेकंड में नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये जो 4 सिग्नल्स होंगे 1 सेकंड में, ये इसका क्या कहलाएगा, बॉड रेट। अब यहां पे एग्जांपल देख ले, द बॉड रेट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का बॉड रेट, यानी कि जो गाड़ियां हैं ये आप देखें कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं, यूजर्स मोडेम इज बॉड रेट कितना, 28 kbps।
ये जो गाड़ियां हैं समझे, ये 28 गाड़ियां जा रही है, 28, ठीक है। ये कितनी है, तकरीबन 28 कार्स हैं, ये 1 से स्टार्ट। इफ ईच, हर एक गाड़ी दो स्टेट्स यानी कि दो डाटा बिट्स कंटेन कर। अच्छा, यहां पे तो बिट रेट 0 1 कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 0 1 होगा तो एक ही है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर दो स्टेट्स रख रही है 0 1, तो इसका मतलब क्या है, एक के अंदर एक ही पैसेंजर जा रहा है। तो ये बताइए कि अगर एक सेकंड में 28 सिग्नल्स आ रहे हैं, 28 गाड़ियां हैं, तो डाटा रेट भी क्या होगा, 28। तो इसका मतलब क्या, बॉड रेट और डाटा रेट आपस में सेम कब होंगे, जब एक सिग्नल एक ही बिट कंटेन कर रहा। लेकिन दूसरे केस में लेट सपोज के एक सिग्नल 4 बिट्स कंटेन कर रहा, यानी कि अब एक गाड़ी में आपके पास बंदे कितने, 4 हैं। इसको मैं हटा के फिर से बनाता हूं। एक गाड़ी में 4 बंदे हैं, 2 3 4, 1 2 3 4। जिसका मतलब क्या है कि हर गाड़ी में अगर 4 बंदे जा रहे हैं, तो अब आप ये देखें कि इसका मतलब क्या है कि आप डाटा बिट रेट जो होगा वो 28 तक पहुंचे पहुंचे बढ़ जाएगा। अभी भी बॉड रेट 28 ही होगा, 28 ही होगा, लेकिन चूंकि एक कार में 4 बिट्स हैं, इसको मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये Z जो है वो कहलाता है बिट इन सिग्नल। एक सिग्नल में कितनी बिट्स है, जब मैं 28 को 28 से, तो ये 50, यानी कि बॉड रेट जो है वो 28 है, लेकिन जो डाटा रेट होगा वो कितना होगा, 56 होगा। 56 क्यों हुआ, क्योंकि एक सिग्नल कितने बिट्स कंटेन कर रहा है, 4 बिट्स कंटेन कर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डाटा रेट इज इक्वल टू बॉड मल्टीप्लाई बाय जेड। और जेड क्या कहलाता है, नंबर ऑफ बिट्स इन सिग्नल, एक सिग्नल में कितनी बिट्स आ रही। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को इस न्यूमेरिकल के लिए देखें। अब ये कह रहे हैं एक एनालॉग सिग्नल है, कैरी 5 बिट्स, एक सिग्नल में 5 बिट्स हैं। देखिए एक गाड़ी है जिसके अंदर कितने 5 बंदे एक वक्त में मूव कर रहे हैं। हैज डाटा रेट, जो यहां पे आखिर में डाटा जो रेट पहुंच रहा है, डी कैपिटल डी डाटा, वो कितना आ रहा है, 4000 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, ये डाटा रेट। अब ये कह रहे हैं कि 5 बिट्स एक सिग्नल में जा रही हैं, देन व्हाट विल बी द बॉड रेट। तो आपने ये बताना है कि ये कितनी गाड़ियां होंगी। बॉड रेट का मतलब क्या है कि इनकी गाड़ियों का आपने काउंट निकालना। तो बॉड रेट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाई बाय बी। तो डाटा रेट कितना है आपके पास, 4000, जेड कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय बॉड तो बी ही रखिए, तो 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 800। तो बॉड रेट जो होगा वो आएगा 800 सिग्नल्स पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4000 पैसेंजर्स उतारने हैं, तो गाड़ियों की तादाद कुल कितनी होनी चाहिए, 800 ट्रांसपोर्ट्स होंगे या कार्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास बॉड रेट। अब अगले में क्या कह रहे हैं, एनालॉग सिग्नल्स 4 बिट कैरी कर रहा है। भाई एक सिग्नल जो है वो कितने कैरी कर रहा है, 4 बिट। अब ये सिग्नल्स 4 बिट कैरी कर रहा है, करते 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 एक सेकंड के ऊपर ये आखिरी बिट आया, ठीक है, इन each signal unit and 1500 signals units are per second। यानी कि अगर मैं इनको काउंट करूं 1 2, तो एक सेकंड में कुल टोटल ये 1500 सिग्नल्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो बताइए आखिर में जो डाटा पहुंचेगा एंड के ऊपर, तो डाटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, z मल्टीप्लाई बाय b। तो बताइए ये आपको बॉड रेट दिया हुआ है, तो z कितना है, 4 है, और मल्टीप्लाई बाय 1500। तो 4 0 से 0, 4 0 4 5 20, 4 1 4 5 6, 6000 बिट पर सेकंड आपके पास इसका डाटा रेट। तो ये इस तरीके से जब डाटा रेट मालूम करना होगा तो बॉड रेट आपको दे दिया जाएगा, जब बॉड रेट मालूम करना होगा तो डाटा रेट। डिस्क्राइब हाफ डुप्लेक्स। डाटा ट्रांसमिशन का मोड होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक वक्त में एक डायरेक्शन में ट्रेवल, ये सेंटर है
तो दूसरा क्या कहलाएगा, रिसीवर होगा। और अगर पहला दूसरा सेंडर है तो पहला क्या हो जाएगा, एट अ टाइम डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा, दोनों एक साथ बातचीत नहीं कर सकेंगे, एक वक्त में एक बंदा बात करेगा, दूसरा क्या कर रहा होगा सुन। जैसे वॉकी टॉकी होता है वो हाफ डुप्लेक्स की एग्जाम्पल, जबकि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन वन डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि एक पब्लिक में एक बंदा खड़े होकर अगर एड्रेसिंग कर रहा है आवाम से, तो यूनिडायरेक्टेड होती है। आप जो पब्लिक खड़ी होती है उसके सामने उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, अगर उनमें से कोई बंदा गाली देना चाहे उसको तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो यूनिडायरेक्टेड है, एक ही तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अगर इनको भी कम्युनिकेशन का टाइम दे दिया जाए, तो यूनिडायरेक्टेड का मतलब ये हो गया कि आपके पास ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स मोड जो है वो टीवी टीवी टेलीविजन की जो ट्रांसमिशन होती है, टेलीविजन ट्रांसमिशन जो होती है वो यूनिडायरेक्टेड होती है, ये चीज दिमाग, ठीक है। मोबाइल की जो होती है वो फुल डुप्लेक्स होती है, एक ही वक्त में दोनों लोग बात कर रहे हो। एटोन्यूएशन, एम्प्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन। देखिए एटोन्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, एटोन्यूएशन का देख लेते हैं, ये नोट्स है हमारे पास, इसमें हम देखिए ये पार्ट आ गया। ये क्वेश्चन बेसिकली किस चीज से लिया गया है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन उन्होंने ला दिया, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इम्पावरमेंट का मतलब ही यही होता है कि ट्रांसमिशन सही ना हो, खराबी आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफेक्ट हो। इम्पेयरमेंट को क्या, डिफेक्ट को कहते हैं। इन कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर डिफेक्ट्स किस तरीके से, तो इसमें सबसे पहले एटोन्यूएशन है, फिर एम्प्लीफिकेशन, फिर डिस्टॉर्शन और फिर क्रॉसटॉक। सबसे पहले हम एटोन्यूएशन को, एटोन्यूएशन ट्रांसमिशन इम्पावरमेंट कहलाती क्या है कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ एरर्स आते हैं जिसकी वजह से भेजा गया डाटा जो होता है वो सही तरीके से ट्रांसमिट, यानी कि आप सेंड कुछ और कर रहे हैं और रिसीव कुछ और हो रहा है, या रिसीव हुआ ही नहीं, तो ये ट्रांसमिशन इम्पावरमेंट कहलाता है। When the signals transmitted over communication line, अब उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है इम्पावरमेंट, तो इम्पावरमेंट की जो भी वजूहत होंगी वो फिर हम देख लेंगे कि क्या क्या आ सकता है। अब ये है क्या, इसमें सबसे पहली चीज होती है एटोन्यूएशन। एटोन्यूएशन में करा ये जाता है कि जब हम किसी वायर से किसी सिग्नल को सेंड करते हैं तो ये सबसे आसान होती है कि वायर जो होता है वो कॉपर वायर होता है, जब वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है तो कॉपर वायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है सिग्नल के लिए, और सिग्नल आगे बढ़ते बढ़ते पहले जहां पे शुरू में चल रहा था तो वो स्ट्रेंथन होता है, लेकिन आगे गुजरते 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 वीकन होता है, तो इतना वीक हो जाता है कि आखिर में एंड डेस्टिनेशन पे वो पहुंच ही नहीं पाता। तो ये कहलाता है सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या कर जाए, खत्म हो जाए। देखिए एटेन्यूएशन, फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, गिर जाए when we are sending it distantly, signal travels to the communication, if attenuation is too much, बहुत ज्यादा हो तो बाद दफा क्या होता है कि रिसीविंग एंड के ऊपर सिग्नल आपको रिसीव ही नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ओरिजिनल सिग्नल इतना बड़ा था लेकिन एटोन्यूएशन की वजह से अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसके लिए जो बेस्ट डिवाइस या इसका रेमेडी होती है जो हम यूज करते हैं वो एम्पलीफायर है। हम एम्पलीफायर लगा देते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो कि सिग्नल्स को दोबारा से क्या कर देता है, रीजेनरेट करता है ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ। तो ये आपने जो टावर्स देखे, ये जो बेस स्टेशन होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मोबाइल बेस स्टेशन जो लगाए जाते हैं मोबाइल के टावर्स, वो भी बेसिकली एटोन्यूएशन ही को रिड्यूस कर रहे होते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या है, एटोन्यूएशन जो है वो आपके पास क्या है, सिग्नल्स क्या, लॉस ऑफ सिग्नल्स है ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द मीडिया, और उसकी रेमेडी जो है वो एम्पलीफिकेशन है, जो कि क्या है, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस डाटा कम्युनिकेशन दैट रिसीव, जो कि वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा और फिर उसको रीट्रांसमिट कर देगा। डिस्टॉर्शन है आगे। देखिए डिस्टॉर्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज है। जब मैं सिग्नल्स को सेंड करता हूँ तो सिग्नल सेंड किए जाते हैं एक ही, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक एनालॉजी से समझाऊंगा इसको
समझ में वैसे आ जाना चाहिए डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन के भाई देखिए, पहला वाला तो मामला ये था कि मटेरियल के रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा। यहाँ पे ये होता है कि भाई एक सिग्नल सेंड किया आपने, ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, इसके पीछे जो दूसरा सिग्नल आएगा वो भी इसके पीछे ही ट्रेवल कर रहा होगा। अब होता यह है कि ये सिग्नल्स जो मैं सेंड कर रहा होता हूँ उनकी फ्रीक्वेंसी कभी ज्यादा होती है, कभी कुछ की कम होती है। अब होता यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएट कर रही है, मसलन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो क्विकली ट्रेवल करके यहां तक पहुंच जाए, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी ट्रेवलिंग, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेरिएट करने से सिग्नल्स की स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब मुझे करना तो ये चाहिए कि अगर मैं डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूं और मैंने ये पहला सिग्नल सेंड किया है, तो ये सिग्नल ट्रेवल करते करते जब तक यहां तक ना पहुंच जाए मुझे दूसरा नहीं सेंड करना चाहिए। या तो मैं अगर दूसरा सिग्नल इसके पीछे सेंड करूं तो दोनों सिग्नल्स की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन होता क्या है, सपोज के दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम थी, पहले की ज्यादा थी। अब ये सिग्नल चलते चलते जब इस सिग्नल से टकराएगा तो ये टकराने के बाद ये ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाने का मतलब क्या है कि ये पल्सेस हार्मोनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि वेव जो होंगी ये आपस में जब जुड़ेंगी तो एक तीसरी वेव बना लेंगी दोनों वेव्स मिलके, और वहां पे जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डाटा लॉस हो जाएगा। ये कहलाता है डिस्टॉर्शन, यानी कि अपने ही केबल के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट स्पीड्स की वजह से वेव्स के आपस में क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, जिसकी वजह से क्या चीज डेवलप होती है, डिस्टॉर्शन डेवलप होती है। अब जहां यहां पे देखिए, ये था मेन सिग्नल, ठीक है, पहला। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये कम है क्योंकि एक ही साइकिल बन रही है। यहां पे साइकिल्स आप देख रहे हैं बहुत सारी आ गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब ये बताइए, इसने एक साइकिल में इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लिया तो फास्ट है ये, इसने एक साइकिल में बहुत कम डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन स्पीड क्या है इसकी, स्लो। ठीक है, जब स्पीड स्लो हुई तो ये बहुत आहिस्ता ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब स्लो ट्रेवल करने लगेगी तो ये जंप खा के यहां तक पहुंच जाएगा। अब जब ये दोनों सिग्नल्स आपस में मर्जअप होंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो इनके जुड़ने से जो वेव पैटर्न बनेगा वो देखिए, इसका वेव पैटर्न अगर आप बनाने जाएं तो देखिए ये टॉप पर है, यहां पे देखेंगे ये वाला हिस्सा ए यहां पे आके मिलेगा, तो सिग्नल मिक्सअप हो के कुछ इस तरह की शेप ले लेंगे सिग्नल्स, यानी कि ना वो पहले वाला सिग्नल रह पाएगा ना वो दूसरा, बल्कि दोनों मिलके एक तीसरा सिग्नल बिल्डअप कर देंगे। इसका मतलब क्या है, सिग्नल ने अगर अपनी शक्ल या फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया, शेप को चेंज कर दिया, तो मेरे पास डाटा क्या हो गया, लॉस हो गया। ये डिस्टॉर्शन है। इसी तरीके से ये एक और सिग्नल जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए पहले पॉजिटिव साइकिल था, अगर सिग्नल में पहले नेगेटिव साइकिल आ गया और फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ओवरलैप करने के बाद ये एक अलग किस्म की शक्ल बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दो डिफरेंट शेप्स आपके पास बन रही है, ये सिग्नल्स के डिस्टॉर्शन की वजह से बनती है, जो कि डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटीज ऑफ द सिग्नल्स की वजह से बिल्डअप होती है। तो इसको हैंडल या कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको हैंडल या कंट्रोल करने के लिए इसमें डिफरेंट फिल्टर्स लगते हैं, और फिल्टर्स ऐसे लगते हैं कि जब सिग्नल रिसीव होता है तो इस सिग्नल को दोबारा से स्प्लिट किया जाता है, अपने प्रीवियस सिग्नल्स में दोबारा से तोड़ दिया जाता है जैसे, ठीक है, और या फिर उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को बूस्ट अप करके सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कराने की कोशिश की जाती है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये किया कैसे जाता है ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टॉर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक का आपके केबल से कोई वास्ता नहीं है। क्रॉस टॉक के अंदर होता यह है कि बाहर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होती हैं, ये वेव्स जब अंदर से गुजरने वाले सिग्नल्स के साथ ओवरलैप करती हैं तो वो इन सिग्नल्स के अंदर क्या कर देती हैं, चेंजेस ले आते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक के अंदर यही होता है ना कि एक बंदा दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ये बंदा बात बता रहा है, ये बंदा सुन रहा है। क्रॉस टॉक में क्या होता है, ये तीसरा बंदा बैठा है और ये क्या करता है, इनको इंटरफेयर कर देता है। ये बंदा है भी नहीं, इनका इनसे कोई वास्ता भी नहीं है, लेकिन क्रॉस टॉक यही कहलाती है कि कोई तीसरा बंदा जो कि दोनों के इसमें बखील हो जाए, ठीक है ना। तो बखल हो जाए तो ये आपके पास क्रॉस टॉक का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें देखिए क्रॉस टॉक अकर्स इन गाइडेड मीडिया के अंदर होता है। एज द सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द वायर से जब ट्रांसमिट किया जाता है, अनडिजायर्ड सिग्नल्स जो होते हैं एंटर द पाथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल के अंदर जबरदस्ती एंटर हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है कॉजेस बिकॉज ऑफ द पुलिंग सेवरल वायर्स टुगेदर। अब बाज दफा ये इसको खत्म करने के लिए पुलिंग सेवरल वायर्स टुगेदर इन अ सिंगल केबल, sometimes used here
अनदर कन्वर्सेशन। अब ये क्यों होती है? क्योंकि आपके पास एक ही के अंदर कई एक वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सअप हुए जो होते हैं, तो उसमें भी हो जाती है। लेकिन ये जो हम वायर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं ना, ये क्रॉस टॉक को रिड्यूस कर देता है, यानी कि वो एक शील्ड बना लेता है। जब हम, आपने देखा होगा कि जो वायर होते हैं ना वो ऐसे ट्विस्टेड होते हैं अमूमन, एक वायर दूसरे पे ट्विस्ट जैसे से गोल घूमे हुए होते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसकी वेव एक शील्ड बना लेती है वेव्स की, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और अंदर एंटर होने देती है। ये कॉन्सेप्ट इस चीज का आपका क्रॉस टॉक का। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके पास अगला क्वेश्चन जो आता है इसमें, तो ये तमाम चीजें हो गई, एम्पलीफिकेशन, डिस्टॉर्शन भी देख लिया और क्रॉस टॉक। उसके अलावा फिर अब ये HTML का कोड आ रहा है जो आपने लिखना है। इसके अंदर देखिए, इसको आप कोई हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अब सपोज इसको हेडिंग 2 के ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, तो ये H2 आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख देंगे वीकेंड, और फिर यहाँ पर यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे HTML से स्टार्ट करेंगे, फिर हेडर आएगा, फिर बॉडी आ जाएगी इसकी। बॉडी के बाद इसके लिए आप इसको किस में लिख लेंगे, H2 के अंदर लिख लीजिएगा इसको, ये /H2 जो होगा वो एंड हो जाएगा, ये वाला होगा स्लैश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लिस्टिंग हो रही है, तो लिस्टिंग ये कौन सी है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो यूएल होगा अनऑर्डर लिस्ट। तो पहले यूएल लिखेंगे, यूएल यहाँ पर भी आएगा, और दरमियान में आपके पास जो बुलेट्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिस्ट LI से गालबन होता है, मेरे जहन में अभी तो है नहीं। LI डैश जो होगा वो इसको भी इसी तरीके से करके LI डैश जो है यहाँ पे लिखेंगे, बीच में आप संडे लिख देंगे, फिर मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, एंड ऑनवर्ड्स आगे चल जाएंगे। तो इस तरीके से HTML कोड जो है वो आपके फाइनलाइज हो सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो आपके पास ये ERQs हैं। इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स, वो ड्राइवर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर आपकी डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं उनको हैंडल या कंट्रोल करने के लिए, आप डिवाइसेस के अंदर तुम्हारे पास प्रिंटर्स हो सकते हैं, माउस हो सकता है, और माउस के साथ साथ मुख्तलिफ, आप कैमरा अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, स्कैनर कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए आप डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कंप्यूटर में मैनेजमेंट जो होगा, उसमें मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होने का मतलब क्या हो गया कि मसलन फाइल मैनेजमेंट करनी है आपने, तो जो ये एक्सप्लोरर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक्सप्लोरर, ये आपके पास यही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मसलन स्कैन डेस्क है जो आपके डिस्क को स्कैन करेगी, ये भी है, यानी कि यहाँ पे आप खोले ना तो आपको कई एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसके अंदर यहाँ पे, जैसे फाइल एक्सप्लोरर हो गया, या ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पेंट ब्रश एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा, लेकिन पेंट ब्रश के अंदर तो आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसको तो आप नहीं कह सकते। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर फाइल हैंडलिंग हो गई। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकंड देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकें। यहाँ पर होता है माई कंप्यूटर एक, इसमें तो चूंकि ये इतना ज्यादा हौच पौच हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं माई कंप्यूटर, हाँ दिस पीसी। ये दिस पीसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो इसमें ये मैनेज पे चले जाते हैं। अब ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर कहलाता है, डिवाइस मैनेजर, ये तमाम ये जो आता है कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बताएगा हार्ड डिस्क जो है वो कितनी लगी हुई है सिस्टम में, क्या क्या उनकी हेल्थ है उसके मुताबिक आपको बताएगा। डिवाइस मैनेजर यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो ये तमाम के तमाम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये जो है आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसकी एग्जांपल्स जो है वो कहिए आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर हम जितना भी काम कर रहे हैं इसके बैकएंड के ऊपर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही हैंडल कर रहा है। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो फंक्शंस जो है वो मेमोरी की मैनेजमेंट करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, शेड्यूल मैनेजमेंट करता है ये।
डिफरेंट हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एक लिंक स्टैब्लिश करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, एक इंटरफेस आपको देता है, और एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए टाइम एलोकेट करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जितनी भी फंक्शनिंग कंप्यूटर में परफॉर्म हो रही होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो करता है। आखिरी है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर दो तरह के होते हैं, यानी कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है ये लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामर जो भी कोई प्रोग्राम लिखता है, इनकी इंस्ट्रक्शंस को लैंग्वेज प्रोसेसर रीड करता है, और रीड करके इसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी कि बाइनरी में। बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि इसको मशीन लैंग्वेज 0101 में ट्रांसलेट करता है। तो ये जो ये ट्रांसलेटर होता है, ये भी तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर कंट्रोलिंग से ही रिलेटेड चीज आ जाती है। तो ये चारों जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में फर्क क्या होता है? फ्रीवेयर वो होते हैं जो कि फ्री होते हैं, कोई भी बंदा इसको आसानी से ले लेता है, यानी कि फ्रीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसको जितना अरसा आप इस्तेमाल करना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब देखिए जैसे कि विंडोज है, उसने विंडोज ने यहाँ पर अपने जो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, इसके अंदर अगर मैं एक्सप्लोरर पे जाऊँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे गूगल है, ये गूगल मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ, ये भी क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज बना के यूजर को देती है, क्योंकि बेसिकली इसके बगैर तो आप देख ही नहीं सकते ना। ये फ्री सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहीं बिरयानी लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें चमचे और प्लेटें आपको मुफ्त में दी जाती हैं कि अगर वो ना हो तो आप खा ही ना सकें। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मोस्टली यूजर के इस्तेमाल में रहते हैं। लेकिन शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, और वो कुछ अर्सा आपको दिए जाएंगे, आप उसको यूज करेंगे, उसके बाद उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर आपने उसका परचेज करना पड़ता है, यानी कि परचेजिंग। ये फ्री होते हैं, ये परचेजेबल। उसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इनकी एग्जांपल्स शेयरवेयर के अंदर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो है वो, इसके अलावा आपकी विंडोज जो होती है वो बनाते खुद भी एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो भी शेयरवेयर है, क्योंकि चर्चा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर आपने इसको तो ये आ गया। अच्छा, फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी बुकिश क्वेश्चन है, और इसका पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। तो ये तो आप देख लेंगे कि इसके सिस्टम के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं, जिसमें इनपुट यूनिट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर मेमोरी यूनिट होता है, फिर आउटपुट होता है। और इसमें से इनपुट यूनिट जो कि डाटा की इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होता है, आउटपुट यूनिट जब रिजल्ट आता है तो उसको, स्टोरेज यूनिट जो होता है वो रिजल्ट को सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें अर्थमेटिकल और कंट्रोल यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। अर्थमेटिकल यूनिट जो होता है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट होल सिस्टम की कंट्रोलिंग का काम कर रहा होता है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर लिखनी थी, और इसकी ब्लॉक डायग्राम में। तो इस तरीके से ये पेपर जो है ये बस इसमें